नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज गौड़ हिंदी साहित्य की इस आनंददायक यात्रा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी हिंदी की पूरक पुस्तक के रूप में शामिल पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रसिद्ध पुस्तक भारत की खोज। भारत की खोज एक ऐसी पुस्तक है जो अपनी सीमाओं का विस्तार करती सी जान पड़ती है। यह इतिहास के ऐसे अनछुए पहलुओं से हमें रूबरू कराती है जिनके बारे में जानकर हम उत्साह और आनंद से भर जाते हैं। तो सबसे पहले लेखक परिचय। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ। 1947 में भारत के आज़ाद होने के पश्चात वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। 1964 में अपने निधन तक वे इस देश के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने पूरे विश्व को एक राजनेता के रूप में, एक ऐसे स्वप्नदर्शी नेता के रूप में प्रभावित किया जिनके मूल सिद्धांतों में धर्मनिरपेक्षता, मानवतावादी राजनीति और विश्व शांति की कामना शामिल रही है। उनकी पहचान एक प्रसिद्ध राजनेता के साथ साथ एक यशस्वी लेखक के रूप में भी की जाती है। 3 पुस्तक जो पूरे विश्व में क्लासिकी का दर्जा रखती हैं वे हैं विश्व इतिहास की झलक, आत्मकथा, और तीसरी जो उनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है अंग्रेजी में लिखी गई डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसका हिंदी रूपांतरण भारत की खोज के रूप में किया गया। हम जिस पुस्तक को पढ़ रहे हैं वह भी रूपांतरण है और निर्मला जैन जी ने उस अनुवाद को हमारे लिए प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक के माध्यम से लेखक सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर उस समय के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अनेक पहलुओं पर और विशेष रूप से ऐतिहासिक पहलुओं पर सूक्ष्मता के साथ बात करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन इस पुस्तक के विषय में कहते हैं कि यह पुस्तक एक महान देश के गौरवशाली अतीत और आध्यात्मिक परंपराओं को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम है। तो इस प्रकार आज हम जिस पुस्तक को पढ़ने जा रहे हैं, जिस पुस्तक के अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं, वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इसके कुछ अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम जिस अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है अंतिम दौर, और इस अंतिम दौर का जो पहला अध्याय है उसे आज के इस कालांश में हम पढ़ेंगे। तो इसमें लेखक बताते हैं कि भारत राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से पहली बार एक अन्य देश का पुछल्ला बनता है। पुछल्ला कैसे बनता है? पुछल्ला इस प्रकार से बनता है कि इससे पहले भारत पर जितने भी आक्रमण हुए वे विदेशी आक्रांता या तो आकर के चले गए या यहीं पर बस गए। पर पहली बार जब भारत अंग्रेजों के शिकंजे में फंसा तो अंग्रेज, जिनकी जो इंग्लैंड के निवासी थे, वे यहाँ से तमाम चीज़ों को, यहाँ की संपदा को ब्रिटेन ले जाना चाहते थे, और इस प्रकार वे इस देश का इस्तेमाल औपनिवेशिक राज्य के रूप में शोषण करने के लिए कर रहे थे। तो इस तरह का पुछल्ला भारत पहली बार बना था और जनता में अनेक प्रकार की भाव स्थितियाँ उसके कारण पैदा हुई। अंग्रेजों ने अपनी स्वार्थ साधना के लिए इस प्रकार की व्यवस्था तैयार की जिसमें जमींदार थे, राजा थे, पटवारी और मुखिया थे और पुलिस थी, और ये पूरी की पूरी व्यवस्था किसानों के, अंतिम वर्ग के शोषण के लिए तैयार की गई थी। इस व्यवस्था में कलेक्टर एक महत्वपूर्ण पद था और जिसका काम था लगान को कलेक्ट करना, वसूल करना। अपने शासन की स्थापना के बाद अंग्रेजों ने
हर वह प्रयास किया जिसके माध्यम से वे इस देश को लूट सकते थे। इस संदर्भ में लेखक कहते हैं, इस तरह भारत को साम्राज्यवादी उद्देश्यों के बिना कुछ भुगतान किए अड्डे की तरह इस्तेमाल तो किया गया, इसके अलावा उसे इंग्लैंड में ब्रिटिश सेना के एक हिस्से के प्रशिक्षण का खर्च भी उठाना पड़ा। इस राशि को कैपिटेशन चार्ज कहा जाता था। वास्तव में भारत को ब्रिटेन के हर तरह के दूसरे खर्च भी उठाने पड़ते थे। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में ब्रिटिश राज के इतिहास से किसी भी भारतीय को निश्चित रूप से मायूसी होगी और क्रोध आएगा। फिर भी इससे अनेक क्षेत्रों में अंग्रेजों की श्रेष्ठता का, यहाँ तक कि हमारी फूट और कमजोरियों से लाभ उठाने की उनकी क्षमता का भी पता चलता है। इस पूरी व्यवस्था में अनेक इस प्रकार की खामियां अंग्रेज़ों के द्वारा हुई, जिससे हमारे यहाँ एक नए तरह के बुद्धिजीवी वर्ग का जन्म हुआ, जो भारतीय पौराणिक चिंतन में भी सिद्धस्त था और जिसने पाश्चात्य विधाओं का भी अध्ययन किया। तो इसके बाद लेखक अपने विचार प्रकट करते हैं भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्विरोध, राजा राम मोहन राय, बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा और समाचार पत्र। तो भारतीय शासन में अंग्रेजों ने जो कानून लागू किए उनमें किस प्रकार से परस्पर अंतर्विरोध थे और राजा राम मोहन राय जैसी शख्सियत का निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ, अंग्रेजी शिक्षा ने और समाचार पत्रों ने भारतीय समाज को किस प्रकार से प्रभावित किया, इन सभी के संदर्भ में लेखक इन बातों में इन शीर्षकों के अंतर्गत चिंतन करते हैं। वे बताते हैं कि अंग्रेजों ने भारतीय क्षेत्र में पाश्चात्य संस्कृति को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिक्षा के प्रचार के माध्यम से वे कलरकों की एक ऐसी फौज तैयार करना चाहते थे जो हमेशा उनके शासन को पुख्ता रखे, जो किसी तरह के सवाल ना करे। जिस तरह से वे चाहते हैं उसी प्रकार की व्यवस्था को वे अक्षर से लागू करने में सक्षम हों। और आधुनिकता के नाम पर उन्होंने विदेशी विचारों का प्रचार प्रसार हिंदुस्तान में किया। इस सारी स्थिति के बारे में लेखक हमें बताते हैं, यूरोप के विचारों से बहुत सीमित वर्ग प्रभावित हुआ, क्योंकि भारत अपनी दार्शनिक पृष्ठभूमि को पश्चिम की तुलना में बेहतर समझते हुए उससे चिपका रहा। पश्चिम का वास्तविक आघात और प्रभाव तो जीवन के व्यवहारिक पक्ष पर हुआ। नई तकनीक, रेलगाड़ी, छापाखाना, दूसरी मशीनें, युद्ध के अधिक कारगर तरीके, यह सब ऐसी बातें थी जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। सबसे प्रकट और व्यापक परिवर्तन यह हुआ कि खेतीहर व्यवस्था टूट गई और उसका स्थान व्यक्तिक संपत्ति और जमींदारी ने ले लिया। मुद्रा केंद्रित अर्थव्यवस्था का चलन हुआ और जमीन बिकाऊ वस्तु बन गई। जैसे ही यह जमीन बिकाऊ वस्तु बनी, उसके माध्यम से अनेक प्रकार की समस्याएं किसानों और जमींदारों के समक्ष आ खड़ी हुई। एक पूरी फौज जो अंग्रेजों ने अपनी वसूली के लिए, अपने राज को सुदृढ़ करने के लिए खड़ी की, वह लगातार किसानों का शोषण करने के लिए तत्पर हो गई। ऐसे लोग वस्त्रों से, अध्ययन से तो पाश्चात्य थे, पर सही अर्थों में वे भारतीयों का शोषण करने पर उतारू थे और राष्ट्रवाद के बीज अभी उनके मस्तिष्क में नहीं पड़े थे। ऐसे समय में एक शख्सियत पैदा हुई जिन्होंने समाज को प्रेरणा देने का काम किया, राजा राम मोहन राय। उन्होंने भारत में, भारतीय संस्कृति में, भारतीय समाज में उस प्रकार की असामाजिक बुराइयों का
खुलकर विरोध किया, जिनकी नए भारत को आवश्यकता नहीं थी। सती प्रथा जैसी कुप्रथा का अंत करने में राजा राममोहन राय का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वे भारतीय और पाश्चात्य दोनों ही प्रकार की संस्कृतियों के एक श्रेष्ठ मिश्रण सिद्ध हुए और उन्होंने एक नए तरह के भारत का प्रतिनिधित्व करने की दिशा में प्रयास किया। राजा राममोहन राय के संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं, राजा राममोहन राय वे एक नए ढंग के व्यक्ति थे जिनमें प्राचीन और नवीन ज्ञान का मेल था। भारतीय विचारधारा और दर्शन की उन्हें गहरी जानकारी थी। वे संस्कृत, फारसी और अरबी के विद्वान थे और उस हिंदू मुस्लिम संस्कृति की उपज थे जो उस समय भारत के सुसंस्कृत वर्ग के लोगों पर छाई हुई थी। उन्होंने अंग्रेजी और पश्चिम के धर्म और संस्कृति के स्रोतों की खोज के लिए ग्रीक, लातिनी और इब्रानी भाषाएं सीखीं। पश्चिम सभ्यता के विज्ञान और तकनीकी पक्षों ने भी उन्हें आकर्षित किया। अपने दार्शनिक और विद्वतापूर्ण झुकाव के कारण राजा राममोहन राय अनिवार्य रूप से प्राचीन साहित्यों की ओर झुके। तुलनात्मक धर्म के अध्ययन की पद्धति की खोज करने वाले दुनिया के वे पहले उत्साही व्यक्ति थे और शिक्षा को आधुनिक सांचे में ढालकर उसे पुरानी पंडिताऊ पद्धति के चंगुल से निकालने के लिए बहुत उत्सुक थे। उन्होंने गवर्नर जनरल को गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और अन्य उपयोगी विज्ञानों की शिक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए लिखा था। तो इस प्रकार राजा राममोहन राय ने समय की गति को पहचाना और उसी के अनुरूप शिक्षा में बदलाव के वे पक्षधर थे। ऐसी बुराइयां जो हमारी संस्कृति और समाज में चली हुई थी, उन बुराइयों को समाप्त करने के वे पक्षधर थे और इस प्रकार की क्रांति लाने में समाचार पत्रों की एक महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा रही है। खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां कही गई हैं और इसका आशय यह है कि जन समुदाय को नए वैचारिक परिवर्तन से रूबरू करवाने के लिए समाचार पत्र एक महत्वपूर्ण माध्यम है। चूंकि अंग्रेजी राज में अंग्रेजी के अनेक समाचार पत्र निकलते थे, तो उसी तरह की सोच भारतीयों में भी विकसित हुई और भारत में समाचार पत्रों का एक नया दौर चला। उस संदर्भ में लेखक बताते हैं, राजा राममोहन राय भारतीय पत्रकारिता के प्रवर्तकों में से थे। सन 1780 के बाद भारत में अंग्रेजों ने कई अखबार निकाले। इन अखबारों में आमतौर पर सरकार की कड़ी आलोचना रहती थी। परिणामतः उन पर कड़ा सेंसर लगता था। पहला अखबार जिस पर भारतीयों का स्वामित्व था और जिसका संपादन भी भारतीयों ने किया था, 1818 में अंग्रेजी में निकला था। उसी वर्ष श्रीरामपुर के बैप्टिस्ट पादरियों ने बंगाली में से एक मासिक और एक साप्ताहिक पत्र निकाला। किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले ये पहले पत्र थे। इसके बाद एक अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में कलकत्ता, कोलकाता, मद्रास, चेन्नई और मुंबई से अखबार और पत्रिकाएं बड़ी तेजी से निकलने लगे। तो इस प्रकार ये जो अखबार और पत्रिकाएं निकलती थी, इनमें से कुछ मासिक थे, कुछ साप्ताहिक थे और दैनिक अखबारों का चलन तो बहुत बाद में हो पाया। चूँकि डाक व्यवस्था के माध्यम से इनका पहुंच पाना भी बड़ा दुष्कर कार्य था और उस जमाने में खरीद कर पढ़ने वाले लोगों की संख्या भी बहुत कम थी, तो भी अखबारों ने अपनी उपादेयता को हमेशा सिद्ध किया और उस जमाने में एक नई प्रकार की संस्कृति को पल्लवित
पुष्पित करने में इन समाचार पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसी के साथ लेखक बात करते हैं सन 1857 की महान क्रांति की और लिखते हैं कि सन 1857 की महान क्रांति जातीयता। लेखक बताते हैं कि बंगाल और उड़ीसा की स्थिति दूसरी थी, क्योंकि वहां अंग्रेज सबसे पहले आए और उसके बाद जो दक्षिण भारत के राज्य थे वे भी उनके संपर्क में रहे, पर उनमें भीतर उतना आक्रोश नहीं था। उन्हें लगता था कि समाज में जो व्याप्त बुराइयां फैली हुई हैं उन्हें दूर करने के लिए अंग्रेज भरसक प्रयास करेंगे। पर उत्तर भारत की स्थितियां कुछ और थी। यहाँ के राजा और जमींदार अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उतावले थे। वो उस शासन से तंग आ चुके थे और उसकी बेड़ियों को तोड़ना चाहते थे। ऐसे समय में उन्हें सेना का भी सहयोग मिला और सेना जो कारतूसों के कारण अंग्रेजी राज से बहुत अधिक विद्रोही स्थिति में थी, उन्होंने विद्रोह का बिगुल बजा दिया और विद्रोह का बिगुल मेरठ की छावनी में बजने के बाद व्यापक स्तर पर इसका प्रभाव दिखाई दिया। उनके पास मुगल साम्राज्य के अंतिम जो बादशाह हैं बहादुर शाह जफर, जो उस समय लाल किले में रहते थे और लगभग अपने अंतिम दिनों को गिन रहे थे, बहुत ही असहज और असहाय अवस्था में जो उस समय थे और उनका साम्राज्य बहुत सीमित क्षेत्रों तक रह गया था, उनको उन्होंने अपना राजा घोषित किया और भारत को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयासरत हुए। यद्यपि उनके ये प्रयास सिरे नहीं चढ़ सके, लेकिन उस समय हमें अनेक प्रकार के बहुत ही योग्य और कुशल मातृभूमि के प्रति अपने प्राणों को न्योछावर करने वाला नेतृत्व क्षमता से ओतप्रोत युवा प्राप्त हुए। इनमें से एक नाम है तात्या टोपे का। तात्या टोपे बहुत ही सक्षमता के साथ, वीरता के साथ अंग्रेजों के साथ उन्होंने संघर्ष किया, पर अपने लोगों के द्वारा धोखा दिए जाने के कारण वे अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिए गए। ऐसी ही एक शख्सियत उस समय हुई जिन्हें भारतीय इतिहास हमेशा याद रखेगा और जिनका नाम आते ही लोगों के मस्तक श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के संदर्भ में लेखक बताते हैं कि वे 20 वर्ष की उम्र में ही राष्ट्र की बलिवेदी पर अपनी कुर्बानी दे देती हैं। और उनके संदर्भ में सुभद्रा कुमारी चौहान जी की उस अमर कविता को आपने पढ़ा, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो रानी झांसी के बारे में अंग्रेज जनरल अपनी डायरी में यह लिखने के लिए मजबूर हो गए कि विरोधी नेताओं में वे सर्वोत्तम और सबसे बहादुर थी। लेखक के शब्दों में विद्रोह और उसके दमन के बारे में बहुत झूठा और भ्रष्ट इतिहास लिखा गया है। भारतीय उसके बारे में क्या सोचते हैं, यह बात शायद ही किताबों के पृष्ठों तक छपकर पहुंच पाई। सावरकर ने लगभग 30 वर्ष पहले द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शीर्षक पुस्तक लिखी, लेकिन उनकी पुस्तक तत्काल जब्त कर ली गई और अब भी जब्त है। इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन को झकझोर कर रख दिया। सरकार ने अपने प्रशासन का पुनर्गठन किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को अपने हाथ में ले लिया। जिस भारतीय सेना ने अपनी बगावत से विद्रोह की शुरुआत की थी, वह नए ढंग से संगठित हुई। तो इस प्रकार 1857 की क्रांति में
जो भारतीयों के लिए स्वतंत्रता के लिए पहला संघर्ष था, उसकी असफलता ने इस देश के इतिहास को बहुत अधिक प्रभावित किया और तत्कालीन परिस्थितियों में अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए, जिसमें सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि कंपनी राज की समाप्ति हुई और इंग्लैंड की सरकार ने भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया। यह जो नए नए परिवर्तन उस समय देश में हो रहे थे, उसके परिणाम स्वरूप हिंदुओं में और मुसलमानों में सुधारवादी और दूसरे आंदोलन भी प्रारंभ हुए। लेखक उस संदर्भ में हमें बताते हैं कि इन नई परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप ही राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। यद्यपि बाद में उनके भाई केशव चंद्र ने उसे लगभग ईसाई रूप दे दिया। इसी समय 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वामी दयानंद जी जैसा एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व उत्तर भारत में और विशेष रूप से जिसने पंजाब के क्षेत्र को बहुत अधिक प्रभावित किया, पैदा हुआ। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से, आर्य समाज के माध्यम से समाज की अनेक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया और वेदों की तरफ लौटने का आह्वान भारतीय जनमानस से किया। नेहरू जी लिखते हैं, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुधार आंदोलन की शुरुआत की, लेकिन उसकी जड़ पंजाब के हिंदुओं में जमी। यह आर्य समाज का आंदोलन था और नारा था वेदों की ओर लौटो। इस नारे का वास्तविक अर्थ था वेदों के समय से आर्य धर्म में होने वाले विकास का निषेध। यह बात महत्वपूर्ण है कि इसका प्रसार मुख्य रूप से पंजाब और संयुक्त प्रदेश के हिंदू मध्य वर्ग में हुआ। एक समय ऐसा आया जब सरकार इसे राजनीतिक दृष्टि से क्रांतिकारी आंदोलन समझती थी। लड़के लड़कियों में समान रूप से शिक्षा के प्रसार में, स्त्रियों की स्थिति का सुधार करने में और दलित जातियों के स्तर को ऊंचा उठाने में इसने बहुत अच्छा काम किया। उसी समय बंगाल में एक और ऐसे व्यक्तित्व का जन्म हुआ जिन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत ऊंचे आयाम स्थापित किए और वे थे श्री रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस क्रांतिकारी नहीं थे, समाज सुधारक नहीं थे, पर एक ऐसे आध्यात्मिक व्यक्तित्व के स्वामी थे जिन्होंने विश्व समुदाय को अपनी ओर आकर्षित किया। उनके व्यक्तित्व में, उनकी विचारधारा में एक ऐसा आकर्षण था, उनके व्यक्तित्व में एक ऐसा उजास था कि स्वामी विवेकानंद जैसा व्यक्तित्व वे भारतीय समाज को देने में सफल रहे। रोमियो रोला ने स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस जी की जीवनी लिखी है। तो रामकृष्ण परमहंस जी से प्रभावित हो स्वामी विवेकानंद ने पूरे भारत का और विश्व के अनेक स्थानों का भ्रमण किया। उन्होंने भारतीय साहित्य का, भारतीय सांस्कृतिक साहित्य का, भारतीय धार्मिक साहित्य का गहन अध्ययन किया और विवेक और आनंद के स्वामी बन युवाओं का नेतृत्व अपने हाथ में लिया। स्वामी विवेकानंद अमेरिका तक पहुंचे और 1893 ईस्वी में शिकागो के अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में जो उन्होंने संबोधन दिया, उसके माध्यम से निश्चित रूप से भारतीय और भारतीयों के प्रति पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित हुआ। यहाँ की दार्शनिकता ने, यहाँ के धार्मिक सिद्धांतों ने और यहाँ के उदात्त व्यक्तित्वों ने पाश्चात्य संस्कृति को बहुत अधिक आकर्षित किया। विवेकानंद जी के संदर्भ में लेखक लिखते हैं, विवेकानंद ने बहुत सी बातें कही, लेकिन जिस एक बात के बारे में उन्होंने अपने लेखन और भाषणों में बराबर लिखा वह थी अभय, निडर रहो।
उनके अनुसार अगर दुनिया में कोई पाप है तो वह दुर्बलता है। हर तरह की दुर्बलता से बचो। दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु है। उपनिषदों की यही महान शिक्षा थी और सत्य की कसौटी है। कोई भी चीज जो तुम्हें शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कमजोर बनाती है, उसे जहर की तरह छोड़ दो। उसमें कोई जीवन नहीं है, वह सत्य नहीं हो सकती। सत्य मजबूत बनाता है, सत्य पवित्रता है, सर्वज्ञान है। अंधविश्वासों से सावधान रहो। मैं तुम्हें अंधविश्वासी मूर्ख कहने की अपेक्षा कट्टर नास्तिक कहना पसंद करूंगा, क्योंकि नास्तिक सजीव होता है और आप उसे कुछ बना सकते हैं, लेकिन अगर अंधविश्वास घर कर ले तो दिमाग गायब हो जाता है, बुद्धि क्षीण होने लगती है, जीवन का पतन होने लगता है। इसलिए विवेकानंद ने भारत के दक्षिण छोर में कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक की गर्जना की। इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने आप को खपा दिया। सन 1902 में 39 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार विवेकानंद, जिन्होंने पूरे विश्व को आकर्षित किया, हमारे बीच से चले गए। बंगाल में एक और बहुत विशिष्ट व्यक्तित्व पैदा हुए जिन्होंने पूरे विश्व को आकर्षित किया, और वे हैं रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर का परिवार 19वीं शताब्दी के दौरान बंगाल के विभिन्न सुधारवादी आंदोलनों में आगे बढ़कर भाग लिया। उनके परिवार में अनेक प्रकार के आध्यात्मिक दृष्टि से ऊंचे लोग, लेखक और कलाकार थे। इन सब में रविंद्रनाथ जी का स्थान सबसे ऊंचा और बड़ा था। इस संदर्भ में लेखक लिखते हैं, वे राजनीतिज्ञ नहीं थे, किंतु वे इतने संवेदनशील और भारतीय जनता की स्वाधीनता के प्रति इतने समर्पित थे कि जब भी कोई बात उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी, वे बाहर निकलते थे और ब्रिटिश सरकार या अपने लोगों को चेतावनी देते थे। 20वीं सदी के पहले दशक में बंगाल में व्याप्त स्वदेशी आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया और अमृतसर के हत्याकांड के समय उन्होंने सर का खिताब लौटा दिया। शिक्षा के क्षेत्रों में उन्होंने जो रचनात्मक कार्य खामोशी से आरंभ किया था, उसे शांति निकेतन को भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र बना दिया। भारतीय मानस पर उनका प्रभाव विशेषकर एक के बाद एक आने वाली पीढ़ियों पर बेहद रहा। वे भारत के सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीयवादी थे। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में विश्वास और उसके लिए काम करने के कारण वे भारत के संदेश दूसरे देशों में ले जाते थे और उनके संदेश अपने लोगों के लिए ला रहे थे। लेखक लिखते हैं, टैगोर भारत के सबसे बड़े मानवतावादी थे। तो इस प्रकार से एक साहित्यकार होने के कारण, एक संवेदनशील इंसान होने के कारण टैगोर ने भारतीय जनमानस को प्रभावित किया। लेखक टैगोर और अपने समय के श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ महात्मा गांधी जी की तुलना भी करते हैं। हम सब जानते हैं इन दोनों विभूतियों में आपस में मिलन भी हुआ और वैचारिक समानताएं और विषमताएं भी थी। लेखक इन दोनों का जो तुलनात्मक अध्ययन करते हैं वह अपने आप में अनोखा और आनंददायक है। लेखक लिखते हैं, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में टैगोर और गांधी निसंदेह भारत के दो विशिष्ट और प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। उनकी समानताओं और विषमताओं की तुलना से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कोई दो व्यक्ति अपनी बनावट और मिजाज में एक दूसरे से इतने भिन्न नहीं हो सकते। टैगोर संभ्रांत कलाकार थे, सर्वहारा के प्रति सहानुभूति के कारण लोकतंत्रवादी हो गए थे। गांधी जो विशेष रूप से जनता के आदमी थे, भारतीय किसान का साकार रूप थे, भारत की दूसरी प्राचीन परंपरा का प्रतिनिधित्व करते थे। यह परंपरा संन्यास और त्याग की परंपरा थी। टैगोर मूलतः विचारक थे और गांधी अनवरत कर्मठता के प्रतीक थे। दोनों की अपने अपने ढंग की विश्वदृष्टि थी और इसके साथ ही दोनों पूरी तरह भारतीय थे। वे दोनों भारत के अलग अलग पक्षों का प्रतिनिधित्व करते थे जो एक दूसरे के पूरक थे। तो इस प्रकार दोनों ही विभूतियां भारतीय समाज के लिए अनिवार्य रही। इसके बाद लेखक
श्रीमती एनी बेसेंट के संदर्भ में विस्तार से हमें पाठ में बताते हैं। सर सैयद अहमद खां की बात करते हैं कि वे किस प्रकार नई शिक्षा को प्राप्त करना चाहते थे और उन्होंने जो संस्था स्थापित की उसका सीधा सीधा उद्देश्य था भारत के मुसलमानों को ब्रिटिश ताज की योग्य और उपयोगी प्रजा बनाना। वे नेशनल कांग्रेस का विरोध इसलिए नहीं करते थे कि वे उसे विशेष रूप से हिंदू संगठन समझते थे। तो इस प्रकार लगातार उन्होंने जो काम किया वो अंग्रेज़ों के लिए काम किया। लेकिन इसी क्रम में एक दूसरे बहुत बड़े मुस्लिम नेता उस समय उभर रहे थे और वे थे अबुल कलाम आज़ाद। आज़ाद उस समय कांग्रेस के सभापति थे और वे कुछ अलग तरह से सोचते थे। आज़ाद ने उस समय एक बहुत ही प्रसिद्ध अखबार भी निकाला। वर्ष 1912 में भारत में मुस्लिम दिमाग के विकास की दृष्टि से उल्लेखनीय है। इस साल 2 नए साप्ताहिक निकलने शुरू हुए, उर्दू में अल हिलाल और अंग्रेजी में द कॉमरेड। अल हिलाल का आरंभ अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के वर्तमान सभापति ने किया। वे 24 वर्ष के प्रतिभाशाली नवयुवक थे जो 15 से 20 वर्ष की आयु में ही अपने अरबी और फारसी के ज्ञान और गहन अध्ययन के लिए प्रसिद्ध हो गए थे। तो इस प्रकार उनकी प्रसिद्धि ने एक ऐसे समाज की नींव डाली जो हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों दोनों के लिए लाभकारी हो और राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधे। लेखक अंत में तिलक और गोखले के संदर्भ में अपने विचार रखते हैं। वे लिखते हैं, नेशनल कांग्रेस जिसकी स्थापना सन 1885 में हुई थी, जब प्रौढ़ हुई तो एक नए ढंग का नेतृत्व सामने आया। ये लोग अधिक आक्रामक और अवज्ञाकारी थे और बड़ी संख्या में निम्न मध्यम वर्ग, विद्यार्थी और युवा लोगों के प्रतिनिधि थे। बंगाल विभाजन के विरोध में जो शक्तिशाली आंदोलन हुआ था उसमें इस प्रकार के कई योग्य और ओजस्वी नेता उभर कर आए, लेकिन इसके सच्चे प्रतीक महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक थे। पुराने नेतृत्व के प्रतिनिधि भी कम उम्र के मराठा सज्जन गोपाल कृष्ण गोखले थे। क्रांतिकारी नारे हवा में गूंज रहे थे और संघर्ष अनिवार्य था। इस संघर्ष को बचाने के लिए कांग्रेस के बुजुर्ग नेता दादा भाई नौरोजी, जिन्हें राष्ट्रपिता समझा जाता था, अपने अवकाश प्राप्त जीवन से वापस लाए गए। इस प्रकार लेखक हमें उस समय की तमाम विशिष्ट विभूतियों के साथ साथ अनेक ऐसे ऐतिहासिक किरदारों का परिचय हमारे साथ करवाते हैं जिन्होंने किस तरह से भारत के निर्माण में योगदान दिया। इसमें से कुछ आध्यात्मिक विभूतियां हैं, धार्मिक विभूतियां हैं, राजनीतिक विभूतियां हैं और साहित्यिक विभूतियां हैं। इन सब ने मिलकर इस सक्षम राष्ट्र का निर्माण किया। तो आप गहनता के साथ इस पाठ का अध्ययन करें और लाभ प्राप्त करें। अब हम कुछ बहुवैकल्पिक प्रश्नों के माध्यम से पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। इस संदर्भ में पहला प्रश्न है, इंग्लैंड में ब्रिटिश सेना के एक हिस्से के प्रशिक्षण पर जो खर्च होता था वह किस नाम से भारतीय जनता से वसूल किया जाता था? इसका पहला विकल्प है मालगुजारी, कैपिटेशन चार्ज, लगान, टैक्स। तो हमने पाठ के माध्यम से जाना कि इसे कैपिटेशन चार्ज कहा जाता था, जो दूसरा विकल्प है। तो सही उत्तर है कैपिटेशन चार्ज। अगला प्रश्न है, पहला अखबार जिस पर भारतीयों का स्वामित्व था तथा जिसका संपादन भी भारतीय करते थे, अंग्रेजी भाषा में किस वर्ष निकला? तो वर्ष दिए गए हैं 1817, 1818, 1819 और 1820। इसका सही उत्तर है सन 1818, जो दूसरा विकल्प है। अगला प्रश्न है, मेरठ में भारतीय सेना ने कब बगावत की? सन 1856 में, सन 1857 में, 1867 में या सन 1880 में? तो इसका सही उत्तर है सन 1857 में।
अगला प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शीर्षक से पुस्तक किसने लिखी? 4 विकल्प इसमें दिए गए हैं, नेहरू जी ने, कलाम ने, सावरकर ने या केशव चंद्र ने। तो हमने पाठ के दौरान पढ़ा कि उसे लिखा था सावरकर जी ने, और जिसे अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर लिया गया था। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? 4 विकल्प इसमें हैं, केशव चंद्र ने, राजा राम मोहन राय ने, वीर सावरकर ने या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका सही उत्तर है उत्तर संख्या 2, राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, सन 1893 ईस्वी में शिकागो में प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में किस भारतीय विभूति ने शिरकत की? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और महात्मा गांधी। तो इसमें सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद की मृत्यु कब हुई? सन 1901 में, 1902 में, 1904 में अथवा 1905 में। तो इसका उत्तर होगा 1902 में विवेकानंद जी हमारे बीच से चले गए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, अमृतसर हत्याकांड, जिसे आज आप जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं, कि से विचलित होकर सर का खिताब लौटाया किसने लौटाया? गांधी जी ने, टैगोर ने, नेहरू ने या सावरकर ने। तो इसका सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो जो दूसरा विकल्प है वह सही उत्तर है। और प्रश्न संख्या 9 है, नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई सन 1883 में, सन 1885 में, सन 1886 में या सन 1890 में। तो इसका सही उत्तर है सन 1885 में कांग्रेस की, नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। और इसी क्रम में अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, अबुल कलाम आज़ाद ने वर्ष 1912 में कौन सा अखबार निकालना आरंभ किया? विकल्प हैं अल हिलाल, दिनमान, प्रभात खबर या उजाला। तो इसका उत्तर होगा अल हिलाल। तो इस प्रकार से इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से हमने पाठ की पुनरावृत्ति की। प्रिय विद्यार्थियों, निश्चित रूप से आज की यह कक्षा आप लोगों के लिए बहुत ही आनंददायक रही होगी। गहनता के साथ इस पुस्तक का अध्ययन करें और इसी प्रकार से अध्ययन अध्यापन में आनंद प्राप्त करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।